आजादी मिलने से एक साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। गांधी जी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को रोकने के लिए कि वो माउंटबैटन से कहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी जिन्ना को दे दो, कुर्सी जिन्ना को दे दो। 1946 के बाद अचानक से जिन्ना के पास बहुत भारी पॉलिटिकल पावर आ गई हाथों में। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे का यह हादसा तो बस शुरुआत थी। पार्टीशन किए जाने से पहले अभी तो और बहुत सारे दंगे बाकी थे। जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कलकत्ता लाशों का शहर बन चुका था। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा यह कहा जाना मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है। मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करते हुए कहते हैं या तो भारत का बंटवारा होगा या फिर भारत की तबाही होगी। नमस्कार दोस्तों, साल 1946 पूरे देश में बड़े हलचल का माहौल था। ये बात साफ हो चुकी थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं। सवाल इस बात का नहीं था कि भारत को आजादी मिलेगी या नहीं, अब सवाल इस बात का था कि भारत को आजादी कब और कैसे मिलेगी। चार बड़े कारण थे इसके पीछे। पहला 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने आवाज उठाई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। दूसरा 1944-45 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का संघर्ष और उसके बाद हुए रेड फोर्ट ट्रायल्स, जिससे एक बड़ा झटका पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को। तीसरा इसके बाद हुई रॉयल नेवी म्यूटिनी, जिसमें ब्रिटिश नेवी में मौजूद इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दी। और चौथा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भारी अनएम्प्लॉयमेंट, खतरनाक इकोनॉमिक रिसेशन और डगमगाती हुई ब्रिटिश इंडस्ट्रीज और ट्रेजरी। 1945 में हुई इलेक्शंस के बाद यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, और इनकी पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो तक में वादा किया था कि भारत को आजादी देंगे। पूरा माहौल अब इस कदर भारत की आजादी के फेवर में बन चुका था कि अब मेजॉरिटी ब्रिटिश जनता भी इंडिया को आजादी देने के फेवर में थी। अब चर्चा इस बात पर हो रही थी कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा। और यहाँ दोस्तों, आजादी मिलने से एक साल पहले हमें देखने को मिलता है पूरे देश में एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। जो इस आखिरी एक साल में हुआ दोस्तों, इसकी कहानी ज्यादा हमारी इतिहास की किताबों में बताई नहीं जाती। हजारों ओरिजिनल सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, माउंटबैटन के द्वारा लिखी गई चिट्ठियों के आधार पर फेमस राइटर्स डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब लिखी थी फ्रीडम एट मिडनाइट। इस किताब में इस आखिरी एक साल की घटनाओं को बड़ी डिटेल में कैप्चर किया गया। और अब सोनी लिव ने इसकी एक बेहद बेहतरीन अडैप्शन करी है वेब सीरीज में, डायरेक्टेड बाय निखिल अडवाणी। इस वेब सीरीज का नाम भी है फ्रीडम एट मिडनाइट। सीधी रीढ़ वाले हिंदुस्तान और झुके हुए हिंदुस्तान, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। फैसला इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाल ही में ही रिलीज हुई है, मैंने पूरी सीरीज देखी, मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में मैं भी आपको सुनाना चाहूंगा इस आखिरी एक साल की दास्तान। आइए जानते हैं जनवरी 1946 से लेकर अगस्त 1947 की कहानी। जनवरी 1946 में दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। येलो कलर में है सारे ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और पिंक कलर में है प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस को बेसिकली स्टेट्स की तरह समझ लो। ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जो स्टेट्स होती थी, टोटल में 17 प्रोविंसेस थे। इनमें से 11 में ऑलरेडी इलेक्शंस होती थी। सही सुना आपने, इलेक्शंस होती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने साल 1935 में अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था। इसके तहत इन प्रोविंसेस को काफी हद तक ऑटोनॉमी दी गई थी और इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स और इंडियन मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। वो अलग बात है कि कई सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में पावर ब्रिटिश ने अपने पास ही रखी थी, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास पावर थी डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस और वीटो राइट्स की। लेकिन फिर भी 1935 के बाद इंडियंस को इतनी आजादी दे दी गई थी कि हम खुद के पॉलिटिशियंस इलेक्ट कर सकते और उन पॉलिटिशियंस के पास कुछ हद तक पावर होती। इसलिए साल 1937 में पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शंस होती हैं। इन इलेक्शंस में उस वक्त की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी हो, और बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी लड़े। इन इलेक्शंस में करीब 3 करोड़ हिंदुस्तानियों ने वोट दिया। हालांकि हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी, जैसे कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी जरूरी है या जमीन होनी जरूरी है। नतीजा यह था कि 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस पार्टी जीतती है। बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बिहार और ओडिशा। बाकी प्रोविंसेस में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी पावर में आती है। आसाम में आसाम वैली पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जिसे मुस्लिम लीग का समर्थन मिलता है, और सिंध में क्योंकि कोई सिंगल विनर नहीं था तो कई सारे लीडर्स का एक कोलिशन बनता है। मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। कई सारी सीटें एक्चुअली में रिजर्व थी मुसलमान लोगों के लिए। उन रिजर्व सीटों में से भी सिर्फ 22% ही मुस्लिम लीग जीती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज होती है इससे अगली इलेक्शंस में।
9 साल बाद साल 1946 में। अगली प्रोविंशियल इलेक्शंस 1946 में ही होती है, क्योंकि बीच में वर्ल्ड वॉर 2 आ गई थी और कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। इस समय तक कम्युनल डिवाइड हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बहुत बढ़ चुका था। इसके पीछे कई कारण थे जिनकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी बात मैंने इन वीडियोस में ऑलरेडी करी है। बहुत लंबा इतिहास है इसके पीछे। एक बड़ा कारण यह था कि जिन्ना जैसे पॉलिटिशियंस ने भड़काऊ भाषण दिए, लोगों के अंदर डर भरा। One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule. और इसका नतीजा ये हुआ कि 1946 की इलेक्शंस में मुस्लिम लीग 11 में से 2 प्रोविंसेस जीत जाती है। बंगाल और सिंध पूरी तरीके से मुस्लिम लीग के कंट्रोल में चले जाता है। हालांकि बाकी जो 9 प्रोविंसेस थे उनमें कांग्रेस की जीत हुई थी, तो वहां पे कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह भी था कि सारे प्रोविंसेस में जितनी भी रिजर्व्ड मुस्लिम सीटें थी, उनमें से 87% सीटें मुस्लिम लीग जीतती है। ऊपर से पंजाब के प्रोविंस में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग थी। हालांकि सरकार उनकी नहीं बनी थी। सरकार इवेंचुअली बनती है कांग्रेस, अकाली दल और यूनियनिस्ट पार्टी के साथ में मिलकर। इस सब का मतलब यह था कि 1946 के बाद अचानक से जिन्ना के पास बहुत भारी पॉलिटिकल पावर आ गई हाथों में। ब्रिटिश को अब मजबूरन जिन्ना के साथ भी नेगोशिएट करना जरूरी था। वो सिर्फ कांग्रेस की मर्जी के अनुसार आजादी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से ये डेमोक्रेसी है, यहाँ इलेक्शंस हुई थी और जनता ने यही लीडर्स चुने थे। जिन्ना सीधे तौर पर देश का बंटवारा चाहते थे, एक अलग पाकिस्तान का देश बनाना चाहते थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स पार्टीशन के खिलाफ थे। वो एक यूनाइटेड इंडिया रखना चाहते थे। इंटरेस्टिंगली अगर आप जिन्ना का इतिहास देखोगे तो 26 साल पहले वो खुद कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे और हिंदुओं और मुसलमानों को साथ में रखने की बात करते थे। साल 1950 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे तो जिन्ना ने उनका स्वागत किया था। गुर्जर सभा में गांधी जी के साउथ अफ्रीका के किस्से जनता को सुनाए थे और उनकी तारीफ करी थी। जिन्ना के दादा प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर एक भाटिया राजपूत थे। उन्होंने इस्लाम में तब कन्वर्ट किया जब उस वक्त के ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने उन्हें एक्स कम्युनिकेट कर दिया था, जब उन्होंने फिशिंग बिजनेस में कदम रखा था। तो यानी कुछ पीढ़ी पहले जिन्ना का परिवार एक हिंदू परिवार था और जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें सहने पड़े, उससे बचने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था ताकि वो अपना बिजनेस ठीक तरह से कर सके। साल 1920 में पहली बार दरार देखने को मिलती है जिन्ना और कांग्रेस के बीच में। जिन्ना गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस स्टाइल से असहमत थे। जब 1920 के नागपुर के सेशन में नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन पास हुआ तो वो उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस तरीके से आजादी नहीं मिल सकती। I feel compelled to oppose this motion. मिस्टर गांधी मुल्क को गलत राह पे ले जा रहे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद जिन्ना ने कहा, मुझे इस स्यूडो रिलीजियस अप्रोच की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस और गांधी जी से अलग हो रहा हूं। मैं मॉब हिस्टीरिया को बढ़ावा देने में विश्वास नहीं करता। उस समय जिन्ना इतने सेक्युलर थे कि उन्होंने गांधी जी की खिलाफत मूवमेंट का भी विरोध किया। ये मूवमेंट मुस्लिम मुद्दों पर थी और भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन समय के साथ साथ कांग्रेस द्वारा नजरअंदाज किए जाने की भावना ने उनके एम्बिशन को जन्म दिया। लेट 1920s में जिन्ना पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं, लंदन चले जाते हैं लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। वो लौटते हैं सिर्फ मिड 1930s में और जब वो लौटते हैं तो बिल्कुल ही बदला हुआ रूप उनका सामने दिखता है। लौटने के बाद वो अपने आप को इंडियन मुसलमानों का इकलौता स्पोक्स पर्सन घोषित कर देते हैं। I am the sole spokesman of Muslims in India. एक पाकिस्तान का देश बनाने के लिए वो कैंपेनिंग करते हैं भारत के सेकंड लास्ट वाइसरॉय आर्चीबाल्ड वेवल के सामने। अब थोड़ा सा अपनी टाइमलाइन पर वापस आते हैं। फरवरी 1946 में रॉयल नेवी म्यूटिनी होती है और 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। ये एक 3 मेंबर कमेटी थी जो नेगोशिएशंस चालू करती है आजादी देने के लिए कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के नेताओं से। इनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को फिर से बनाना। ये ब्रिटिश इंडिया सरकार का कैबिनेट था जिसमें सभी मिनिस्ट्रीज शामिल थी। वाइस रॉय वेवल ने प्रपोज किया कि वाइस रॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स इस काउंसिल के इंडियन होंगे। लेकिन जिन्ना ने यहां पर कहा कि मैं तब तक एग्री नहीं करूंगा जब तक सिर्फ मुस्लिम लीग को अधिकार ना दिया जाए मुस्लिम मेंबर्स अपॉइंट करने का इस काउंसिल में। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी और पार्टी का कोई मुस्लिम यहां इस काउंसिल में अपॉइंट किया जाए। वो खुद को मुसलमानों के इकलौते लीडर के तौर पर देखते थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव, भारतीय नेताओं के साथ समझौता करना ताकि इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसे बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के रूप में जाना गया। इसे बाद में जाकर लीड किया गया डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव यहां पर था सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए कि ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली इंडिया कैसा दिखेगा ब्रिटिश के जाने के बाद। 16 मई साल 1946 कुछ नेगोशिएशंस और डिस्कशंस के बाद कैबिनेट मिशन अपना प्लान सामने रखता है। We have decided on a united India that will look something like this.
ये प्रपोज करते हैं कि इंडिया को 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाए। पहला सेक्शन ए जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं, दूसरा सेक्शन बी जो नॉर्थ वेस्ट में मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं, और तीसरा सेक्शन सी ईस्ट में मौजूद मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। बाकी जमीन जो प्रिंसली स्टेट्स के अंडर बची उनको लेकर ज्यादा कुछ कहा नहीं गया इस प्रपोजल में। इस प्रपोजल के अनुसार इंडिया कहने के लिए यूनाइटेड ही रहेगा, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, लेकिन उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स नहीं होंगी। सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस की पावर उसे दी जाएगी, और बाकी सारी जो पावर्स हैं वो इन ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस में बांट दी जाएगी। क्योंकि इस प्लान के अनुसार काफी हद तक ऑटोनॉमी मिल रही थी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को, इसलिए जिन्ना इस प्लान को स्वीकार कर लेते हैं। जिन्ना ने प्लान मान लिया। अगर जिन्ना मान गया है तो हमें भी मान जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, धर्म के नाम पर लकीरें खींचने को हम कब से तैयार हो गए, और फर्क क्या रह गया हम में और जिन्ना में? लेकिन कांग्रेस शुरू में इस प्लान को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स यूनाइटेड इंडिया को लेकर अड़े हुए थे। वो ऐसी टूटी फूटी सरकार नहीं चाहते थे जिसमें जिन्ना के साथ काम करना पड़े। पंडित नेहरू दूसरे ऑब्जेक्टिव पर रेडी हो जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम शामिल होना चाहते हैं। उनका आइडिया यह था कि एक बार हम सरकार बना ले तो बाद में जो कैबिनेट मिशन द्वारा दिया गया स्ट्रक्चर है इसमें हम ट्वीक्स कर सकते हैं। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा यह कहा जाना मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है। 10 जुलाई 1946 की बात है, नेहरू ऑलरेडी कांग्रेस प्रेसिडेंट बन चुके थे। बॉम्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। बात करते वक्त वो मीडिया के सामने कहते हैं कि भले ही कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा लेने पर सहमति दे दी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कैबिनेट मिशन प्लान को बदलने का अधिकार भी कांग्रेस के पास है। जैसे ही नेहरू की यह स्टेटमेंट अखबारों में छपी तो जिन्ना को महसूस हुआ कि नेहरू अपनी विचारधारा थोपने की योजना बना रहे हैं। जिन्ना ने तुरंत जाकर कैबिनेट मिशन प्लान ठुकरा दिया और कांग्रेस के साथ काम करने को भी इनकार कर दिया। 29 जुलाई साल 1946 जिन्ना अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और ऐलान करते हैं कि मुस्लिम लीग संघर्ष शुरू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को अलग पाकिस्तान नहीं दिया गया तो वो डायरेक्ट एक्शन शुरू कर देंगे। अगले दिन 30 जुलाई को जिन्ना ऐलान करते हैं कि 16 अगस्त का दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा। वो कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, अगर आप युद्ध चाहते हो तो हम आपके ऑफर को बिना झिझक स्वीकार करते हैं। या तो भारत का बंटवारा होगा या फिर उसकी तबाही होगी। अगर कांग्रेस जंग मान रही है तो हम इनकार नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे का एपिसेंटर बंगाल बनता है, क्योंकि वहीं पर मुस्लिम लीग के पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर थी। 1946 की इलेक्शंस में 250 में से 115 सीट्स मुस्लिम लीग जीती थी और कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठी थी सिर्फ 62 सीट्स के साथ। उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे हुसैन शाहिद सुहरावार्दी। इन्हें बुचर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है आज भी। वाइसरॉय वेवल ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी इनके ऊपर। इन्हें कहा था वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट, कंसीटेड एंड क्रूकेड पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। इन चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कट्टरता से पीड़ित गुंडे, बेरोजगार और फ्रस्ट्रेटेड, ब्रेन वॉश्ड और एंटी सोशल लोगों को सड़कों पर खुली छूट दे दी। गुंडों को इस तरीके से खुला छोड़ दिया गया कि वो जो चाहे वो कर ले। पुलिस को भी पॉपुलिस्ट मूवमेंट का समर्थन करने का निर्देश दिया गया। ये देखिए किताब में क्या लिखा है। जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कैलकाटा लाशों का शहर बन चुका था। किताब का दावा है कि लगभग 6000 लोगों की जान गई। 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच लगभग 15,000 लोग घायल हुए बंगाल में। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे का यह हादसा तो बस शुरुआत थी। पार्टीशन किए जाने से पहले अभी तो और बहुत सारे दंगे बाकी थे। डायरेक्ट एक्शन डे का यह भयानक परिणाम जिन्ना के कैबिनेट मिशन से बैकआउट करने का नतीजा था। लेकिन इससे एक अच्छी चीज ये हुई कि वाइसरॉय वेवल ने अब नेहरू और कांग्रेस को इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्वाइट कर दिया। 6 अगस्त 1946 वाइसरॉय वेवल ने नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 2 दिन बाद 8 अगस्त को वेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दरारों को भरने की कोशिश की और जिन्ना को कांग्रेस के साथ सहयोग करने की सलाह दी। टाइमलाइन को थोड़ा समझो। यहाँ पर यह सब तब हो रहा था जब डायरेक्ट एक्शन डे की तारीख की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन हिंसा भी शुरू नहीं हुई थी। हिंसा 16 अगस्त से होनी शुरू होती है और उससे ठीक एक दिन पहले 15 अगस्त 1946 को जिन्ना और नेहरू की मुलाकात होती है। नेहरू और जिन्ना दोनों सहमति जताते हैं कि कम्युनल प्रॉब्लम्स को केवल म्यूचुअल डिस्कशंस के जरिए सुलझाया जा सकता है। नेहरू कहते हैं कि विवादित मुद्दों को फेडरल कोर्ट के पास भेजा जाएगा और अगर प्रोविंसेस खुद मांग करें तो कांग्रेस ग्रुपिंग का प्रिंसिपल स्वीकार कर सकती है। जिन्ना को मनाने के लिए नेहरू कई सारी कंसेशंस देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की जब नई सरकार बनेगी तो हम मुस्लिम लीग को 5 सीटें, 5 मिनिस्ट्रीज दे देंगे। लेकिन फिर जिन्ना ये शर्त रखते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों के लिए नॉमिनीज देने का अधिकार हो। ये एक ऐसी चीज थी जो कांग्रेस कभी मानने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी थी, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों उसकी लीडरशिप में मौजूद थे। जिन्ना की ये डिमांड स्वीकार करने का मतलब होता कि कांग्रेस एडमिट कर ले कि सारे मुसलमानों का अधिकार सिर्फ जिन्ना के पास ही है और कोई पार्टी मुसलमानों से रिलेटेड कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। अगला दिन डायरेक्ट एक्शन डे होता है और उसके बाद कई दिनों तक बंगाल में भरपूर वायलेंस देखने को मिलता है। इन घटनाओं के करीब एक हफ्ते बाद 25 अगस्त 1946 को वाइसरॉय हाउस से एक घोषणा आती है। ये कहते हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की जाए। Thank you for accepting my invitation, but there is a condition.
His Majesty the King has accepted the resignations of the present members of the Governor General's Executive Council. His Majesty has been pleased to appoint the following: Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, Mr. M. Asif Ali, Mr. C. Gopalacharya, Mr. Sarat Chandra Bose, Dr. John Mathai, सरदार बलदेव सिंह। इन सभी लोगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाता है। 2 सितंबर से इंटरिम सरकार ऑफिस टेकअप करेगी, लेकिन इसके अलावा एक और चीज कही जाती है, 2 और मुस्लिम सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति बाद में की जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। जब तक ब्रिटिश पूरी तरीके से इंडिया को नहीं छोड़कर चले जाते, तब तक ये वाली सरकार ट्रांजिशन में देखरेख का काम करेगी। इस इंटरिम सरकार के द्वारा एक